हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन कर दी थी। नेक्स्ट अपने पास है प्रॉपर्टी 5। नेक्स्ट अपने पास है प्रॉपर्टी 5। फिफ्थ जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो अपने को क्या बोलती है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो बस एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है, जो कि आपका एग्जाम्पल है। लेट से कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, जो सारणिक है, उसमें ऐसी कंडीशन है A B C और 1 2 3 एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं X Y Z। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे पर्टिकुलर किसी रो में या पर्टिकुलर किसी कॉलम में जैसे कुछ एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा यहाँ पे मैंने P ऐड करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने Q ऐड करा और यहाँ पे मैंने R ऐड किया। ठीक है, तो इस टाइप का अपने पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो बोलती है ना। तो यहाँ पे A B C और 1 2 3 X Y Z एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे P Q R जो एक्स्ट्रा ऐड हो रखा था उसके लिए अपन एक अलग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। प्लस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब जो A B C तो मैंने कंसिडर कर लिया था, फिर प्लस यहाँ पे क्या है P Q R एंड सेम यहाँ पे जो सेकंड रो और जो थर्ड रो है वो एज इट इज़ रहेगी। तो ऐसा अपन किसी डिटर्मिनेंट के साथ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू में और इन दोनों की वैल्यू का सम करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। सपोज़ यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, वो आ रही है ABC, तो इन दोनों का भी अगर अपन सम करेंगे, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आने वाली है, ABC आने वाली है, जो कि आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। क्लियर है, ये आपके पास थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब अपन इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, सपोज जैसे किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ना, लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास है A B C और यहाँ पे आपके पास है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यहाँ पे है 1 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आप फॉर्मूले क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो सिक्स प्रॉपर्टी है, उसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई किए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ABC है, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले जनरेट करने हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A माइनस B, ऐसा कुछ है ना, क्वेश्चन की जैसे रिक्वायरमेंट होगी। तो सिक्स प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है कि आप पर्टिकुलर किसी रो को या पर्टिकुलर किसी कॉलम को आपस में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। जैसे सपोज C1 जो कॉलम है उसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना, C1 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, C1 माइनस C2 कर रहा हूँ। मतलब C1 कॉलम में चेंज करना है तो पहले आपको ये लिखना है कि आपको किस कॉलम में चेंज करना है, और फिर एरो लगा के आपको ये शो करना है। एरो यहाँ पे मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज़ में एरो ही लगेगा, बट जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें दोनों साइड ऐसे एरो लगेंगे, वो केवल सेकंड में ही लगेंगे, बाकी सब में ऐसे एरो लगेंगे। कई बच्चे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो C1 की जगह आपको क्या करना है, C1 माइनस C2। तो अपन इसको कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 6 को, देखो C1 है, उसमें आपको क्या करना है, C1 माइनस C2। ठीक है, तो ये C1 एज इट इज़ लिख दिया। अब माइनस क्या करना है C2, तो यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे क्या है B स्क्वायर, यहाँ क्या है 2, तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस। जैसे यहाँ पे हो गया माइनस B, यहाँ पे हो गया माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस 2। क्लियर हो रहा है। और C2 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज किस में हो रहा है, C1 में। क्या चेंज हो रहा है, C1 माइनस C2, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। B स्क्वायर 2 C स्क्वायर और 3। ऐसे नहीं बोलना है कि सर C2 को तो उधर ले जाके माइनस कर दिया तो यहाँ पे आप वापस C2 क्यों लिख रहे हो। चेंज किस में हो रहा है, C1 में हो रहा है। क्लियर है बात। ऐसे ही मानो सपोज करो आपको रो में चेंज करना। अब ये ध्यान रखना कि कॉलम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉलम में ही करोगे, और रो में अप्लाई कर रहे हो तो रो में ही करोगे। सपोज आप R1 में चेंज कर रहे हो कि R1 प्लस R3 करना है आपको। R1 रो की जगह आपको क्या चाहिए, R1 प्लस R3 चाहिए। ठीक है, ये अगेन सिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो R1 प्लस R3 करेंगे, ये पूरा R1 है और ये क्या है R3 है, तो इनके जो भी एलिमेंट है 1 2 3 को उसको R1 में ले जाके क्या करना है, ऐड करना है। तो A प्लस क्या आएगा 1,
बी प्लस क्या आएगा 2 एंड सी प्लस क्या आएगा 3, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 2 3 ये एज इट इज़ रहेंगे। समझ में आ रही है? अब यहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको क्या करना है कि C1 को C2 में से तो माइनस तो करना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। समझ में आ रही है बात कि C1 माइनस से C2 तो करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो क्या हो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो माइनस हो। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा C1 माइनस 2C2। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने यहाँ पे b को b स्क्वायर को और 2 को यहाँ पे क्या करा था माइनस करा था, उस कंडीशन में जब यहाँ पे मैंने 2C2 लिखा है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करके जो b हो रहा था उसको क्या करूँगा माइनस 2b करूँगा, और यहाँ पे b स्क्वायर हो रहा तो माइनस 2b स्क्वायर करूँगा, और यहाँ पे 2 था तो उसको 2 इंटू 2 करके क्या करूँगा 4 माइनस करूँगा। ये C1 में से तो माइनस तो होंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस होंगे। तो ये आपके पास 6th प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन यही प्रॉपर्टी बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, पर्टिकुलर किसी रो में और पर्टिकुलर किसी कॉलम में अगर आपको क्या करना है रो को माइनस करना है किसी से, पर्टिकुलर किसी दूसरी रो से, या फिर ऐड करना है आपको, ये सारी चीज़ें अप्लाई आप कॉलम में भी कर सकते हो, या किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है या माइनस करना है, तो वो सारे काम अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो 7th प्रॉपर्टी आपके पास है, 7th प्रॉपर्टी वही है जो अपन ने 4.1 के जो 5th क्वेश्चन में अप्लाई की थी। जो प्रॉपर्टी 7 आपके पास है उसमें आपके पास क्या था प्रॉपर्टी 7 में, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, सारणिक का मान चाहिए, तो जिस भी रो के या जिस भी कॉलम के आपने क्या लिए हैं एलिमेंट लिए हैं, सपोज़ मैं R1 के लेता हूँ, वो क्या होंगे 1 1 1 2 और 1 3, तो उनके साथ क्या करना है, उन्हीं के जो को फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, सॉरी, तो A11 के साथ जो आपके पास क्या होंगे, जो इसके को फैक्टर्स होंगे उसको किससे लिखेंगे F11 से, प्लस 1 2 का जो होगा उसको क्या लिखेंगे F12, और 1 3 का जो होगा उसको क्या लिखेंगे F13। तो ऐसे अपन इनको ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ये मैंने R1 के लिए करके बताया, इसको आप C1 में, C2 में, C3 में, R2 में, R3 में सब में अप्लाई कर सकते हो, पर ध्यान रखना है कि उनकी रेस्पेक्ट में उन्हीं के क्या आने चाहिए, को फैक्टर्स आने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इसमें क्या बताई थी आपको, जैसे आपने एलिमेंट ले लिए किसके, एलिमेंट किसके ले लिए R1 के, और को फैक्टर्स किसके लगा रहे हो आप R2 के। जैसे यहाँ पे 1 1 की जगह मैंने क्या कर दिया 2 1, और 1 2 की जगह क्या कर दिया 2 2 F22, और 1 3 की जगह क्या कर दिया F23। एलिमेंट R1 के हैं लेकिन को फैक्टर किसके हैं R2 के, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस रो के या जिस कॉलम के आपने एलिमेंट लिए हैं तो उन्हीं के साथ उन्हीं का को फैक्टर लगा के अगर आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। और अदरवाइज जिन एलिमेंट्स को आपने कंसिडर किया है पर्टिकुलर रो या कॉलम के, जिन भी अवयवों को आपने काम में लिया है, तो उनके को फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जो सह-खंड है उनको नहीं लेके किसी दूसरी रो के आपने क्या ले लिए, वहाँ पे सह-खंड ले लिए, को फैक्टर्स ले लिए, उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। को फैक्टर्स से मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे अपन उनको, सह-खंड। क्लियर हो रही है बात? तो ये आपके पास 7th प्रॉपर्टी थी। 8th प्रॉपर्टी में आपको 3rd प्रॉपर्टी के साथ ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 8th प्रॉपर्टी में आपके पास क्या था, पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट आपके पास क्या है 0 0 है, जैसे यहाँ R1 के सारे एलिमेंट क्या है 0 0 है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर किसी डिटर्मिनेंट का आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, परिवर्त करते हो, मतलब रो को कॉलम बनाते हो और कॉलम को रो बनाते हो, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू पहले 5 आ रही थी तो बाद में भी क्या रहेगी 5 आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें अपन ने देखा था कि पर्टिकुलर किसी रो को रो से या पर्टिकुलर किसी कॉलम को कॉलम से अपन इंटरचेंज करते हैं, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो इससे डिटर्मिनेंट का जो भी फाइनल वैल्यू आएगी उसमें उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास थी उसमें था
कि पर्टिकुलर 2 रो या 2 कॉलम में उसके सारे एलिमेंट क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब सेम टू सेम हो, तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी के साथ अपन 8th प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं कि पर्टिकुलर किसी कॉलम या पर्टिकुलर किसी रो में सारे एलिमेंट, सारे अवयव क्या हो, 0 0 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट का सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। 4th प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे जो 2 है वो सारे एलिमेंट्स के पास नहीं जाएगा मैट्रिक्स की तरह, वो पर्टिकुलर किसी रो में जाएगा या पर्टिकुलर किसी कॉलम में जाएगा। तो सपोज जैसे यहाँ पे 2 इंटू ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे 2 कहाँ चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे डिसाइड करूँगा, तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको देख के आपको पता चलेगा कि आपको 2 को कहाँ ट्रांसफ़र करना है। जैसे सपोज मुझे C1 में चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, C1 इंटू 2C1। जो 2 मल्टीप्लाई में आया था वो किस में गया, C1 में, तो इट मीन्स यहाँ पे A1x की जगह क्या हो जाएगा, 2A 2 एंड 2x, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। और ऐसे ही अगर आपको पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से किसी को कॉमन लेना है, तो आप जैसे यहाँ पे C1 पे आपने 2 को ट्रांसफ़र किया था, अगर सपोज अब ये कंडीशन नहीं है आपके पास, डायरेक्ट ये वाली कंडीशन है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो आप पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो। पर्टिकुलर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और पर्टिकुलर रो और कॉलम से ही कॉमन आएगा। ठीक है, ये 4th प्रॉपर्टी थी। 5th प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया ब्रेक करना डिटर्मिनेंट को, a + x b + y c + z, ऐसे आपके पास कुछ लिखा हुआ है, 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो इसको 2 डिटर्मिनेंट में अपन कन्वर्ट कर देंगे। ए बी सी 1 2 3 4 5 6 एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस ए बी सी तो आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x y z, फिर 1 2 3 4 5 6। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर और इन दोनों डिटर्मिनेंट का जो सम होगा, जो योग होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। 6th प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर किसी रो में, जैसे R1 में मुझे क्या करना है, R1 + R2 करना है या प्लस R3 करना है, तो सारे रो के जो एलिमेंट्स है वो जाके R1 वाले एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड। या फिर आपको लगता है कि आपको क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस कर सकते हो, या 2 से मल्टीप्लाई करके करना है माइनस, या 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, R2 को करना है, R3 को करना है, तो वो सब आप काम 6th प्रॉपर्टी से कर सकते हो। 7th प्रॉपर्टी में क्या था, पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के आपने रो के या कॉलम के आपने क्या लिए हैं, एलिमेंट्स लिए हैं, अवयव लिए हैं, तो उन्हीं के साथ उन्हीं के कोफैक्टर्स लगाने, सेकंड लगाने मल्टीप्लाई में। उसके बाद अगर आप सम करोगे, योग करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की सारणिक की वैल्यू मिलेगी, सारणिक का मान मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, और 8th प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर आपके पास क्या हो, 0 0 हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मोस्टली अपन जो यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपके पास होगी प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 6। जैसे ही अपन मोस्टली क्वेश्चंस में 6th प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आपके पास नंबर किसका आएगा, 4th का। जैसे ही 6th अप्लाई करेंगे, उसके बाद नंबर किसका आएगा, 4th प्रॉपर्टी का अप्लाई आएगा। और एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगा के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास जो एक्सरसाइज है 4.2, उसमें अपन कैसे अप्लाई करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, वो अपन देखते हैं। सपोज़ मैं पहले सबसे पहले 4th क्वेश्चन है उसको लेता हूँ। जो ये क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं कि अपन कैसे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपको ध्यान रखना है, ये एग्जांपल के लिए है मैंने, ठीक है ना। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से जो क्वेश्चन है 4.2 को उनको करेंगे। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है उनको अपन कैसे अप्लाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में कि आपका जो भी एग्जाम में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ही आएगा, तो उसको आपको प्रॉपर्टी से ही करना रहेगा। तो जब भी अपन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
दो प्रॉपर्टी के बाद में आपको लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो और मोस्टली आपको यहाँ पे इक्वल में प्रूव करने के लिए आंसर गिवन होगा। दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको प्रूव करना है और एक सेकंड टाइप का होगा जिसमें आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो जिसमें सॉल्व करना है उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अपन कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास है 1 1 1 वाई जेड वाई प्लस जेड जेड एक्स जेड प्लस एक्स और एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, तो आंसर आ रहा है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये अपने को प्रूव करना है। तो आपको ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको क्या करना है, कोई भी डिटर्मिनेंट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 0 क्रिएट करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पहले से ही आपको क्या दिख रहे हैं 1 दिख रहे हैं, इट मीन्स वो उस एक्सरसाइज का सबसे ईजी क्वेश्चन है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले से ही क्या दिख रहा है 1 1 दिख रहा है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम में अगर आपको 1 1 दिख रहा है तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 0 बनाना है। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको 1 1 नहीं दिख रहा है तो पहले अपन उस हिसाब से काम करेंगे ताकि पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर कॉलम में क्या बन जाए 1 1 बन जाए। उसके लिए अपन वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो एक काम है वो पहले से ही हो रखा है, आपको क्या दिख रहा है 1 1 दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जीरोज़ बनाएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाएंगे, ठीक है। आंसर अपने आप आ जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, जैसे यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम को पकड़ लो, तो ये तो रो में चल रहे हैं तो मैं रो की बात करूँगा, कॉलम की बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे ये देख रहे हैं अपन किस में है, प्लस में है। अगर इनका आपस में करें तो ये तो यार मल्टीप्लाई में है और ये किस में है, प्लस में, तो इनमें प्रॉपर्टी अपन अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, किस में चेंज कर रहा हूँ, R1 में। क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 की जगह में क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R2। मतलब ये अगर ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0। तो मैंने बोला था ना अगर 1 बना हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, 0 बनाने। तो ये चेंज करता हूँ मैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो R1 के जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ रहेंगे, उसमें से माइनस कौन होगा, R2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और माइनस 1, यहाँ पे क्या है वाई जेड, अब माइनस कौन होगा ऊपर जाके, जेड एक्स, ठीक है। फिर क्या है वाई प्लस जेड, इसमें से माइनस कौन होगा, जेड प्लस एक्स, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, कौन माइनस होगा, जेड प्लस एक्स। अब इस माइनस को अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड माइनस का एक्स। क्लियर हो रही है बात। फिर अगेन मैं चेंज करूँगा किसमें, R2 में, ठीक है ना। आप चाहो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो। सपोज मैं अगले स्टेप में करता हूँ, तो अभी मैंने R1 में चेंज करा है, क्या करा है R1 माइनस R2, इनको ऊपर ले जाके क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ। अभी दो प्रॉपर्टी एक साथ अभी लगाऊंगा मैं डायरेक्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे क्या है वाई जेड माइनस जेड एक्स ना, तो जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या बचेगा मेरे पास वाई माइनस एक्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का जो आंसर आपको गिवन है उसको देखो, उसमें क्या चल रहा है, एक्स माइनस वाई चल रहा है, आपने क्या बनाया वाई माइनस एक्स। तो यार जेड कॉमन लेने की जगह माइनस जेड कॉमन ले लोगे तो वाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आप चेंज बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लोगे आंसर का, तो उस हिसाब से अपन काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड और माइनस जेड कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है वाई माइनस एक्स, तो इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया अगेन, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो चेंज करे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 भी बन रहा है और जो आंसर चाहिए उसका फैक्टर भी आपके पास बन रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था, जो भी अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होगा, 6th प्रॉपर्टी का। तो ये अपन ने जो अप्लाई की है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी है। और मैंने ये भी बोला था 6th अप्लाई करने के बाद किसका नंबर आएगा, 4th प्रॉपर्टी का नंबर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे तो 0 है, ठीक है, 0, और फिर उसके बाद क्या है एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई। तो 6th प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 4th प्रॉपर्टी का नंबर आएगा। 4th में क्या करते हैं अपन, कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई। कहाँ से कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से कौन कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई। तो मैंने क्या करा, प्रॉपर्टी जो 4 है उसको अप्लाई करके बोल दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई
टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 में से मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कौन आ गया, x माइनस वाई कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो x माइनस वाई है ही नहीं, यहाँ तो 0 है। तो जिसके पास x माइनस वाई नहीं है तो उसके डिवाइड में जाएगा, तो 0 अपॉन x माइनस वाई क्या आएगा, 0 ही आएगा वापस। ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जेड आ गया। यहाँ पे मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। फिर बाकी सब एज इट इज़। बहुत ध्यान से समझना, आपको तब समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर है इतनी बात। मैंने क्या करा, सबसे पहले 6 प्रॉपर्टी लगाई, R1 माइनस R2 करा, यहाँ पे 0 बना, और यहाँ पे x माइनस वाई बनाया मैंने, क्योंकि y माइनस एक्स बना था, माइनस कॉमन लेके मैंने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, x माइनस वाई। अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करेंगे किसमें, R2 में और R3 में। किसमें अप्लाई करेंगे अपन, R2 में और R3 में। तो इतना जो अपने पास है वो बन चुका है। अब यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। ठीक है, तो R2 में मैं चेंज कर देता हूँ R2 माइनस R3, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 1 बचे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 क्रिएट कर सकता हूँ। R2 के एलिमेंट्स में से R3 के एलिमेंट को क्या करना है, माइनस करना है। बाकी फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 माइनस जेड -1। अब देखो ये 1 है, R3 का है, और ये 1 किसका है, R2 का। अपने को क्या करना है, R2 माइनस R3, तो क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0। फिर यहाँ देखो क्या है, ZX है, इसमें से माइनस कौन होगा, R3 का एलिमेंट, वो क्या है, XY है। क्लियर हो रही है बात। तो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं क्या करूँ, x कॉमन ले लूँ, तो क्या बनेगा, Z माइनस वाई। तो मुझे चाहिए क्या एक्चुअल में, y माइनस जेड, लेकिन यहाँ पे बन क्या रहा है, Z माइनस वाई। तो मैं क्या करूँगा, x कॉमन नहीं लेके क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस का x कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस का x। माइनस का अगर x कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस जेड। वो क्वेश्चन को आपको देखते ही पता चल जाएगा कि y माइनस जेड सूटेबल है या z माइनस वाई सूटेबल है। ठीक है, फिर अगेन आगे आते हैं। फिर अपने पास क्या करना है, R2 में क्या है, z प्लस एक्स, उसमें से क्या माइनस करना है, x प्लस वाई। तो माइनस का x माइनस का y, तो फिर x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस का और माइनस का, तो क्या आया, z माइनस वाई। तो मुझे फिर क्या चाहिए, y माइनस जेड। तो z माइनस वाई से मैं क्या करता हूँ, z माइनस वाई से ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, z माइनस वाई से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, माइनस का y माइनस जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, किसमें, R1 में भी चेंज कर दिया और R2 में भी चेंज कर दिया। अब मेरे पास क्या हो गया, जो R3 है उसमें तो कुछ नहीं करा, वो एज इट इज़ आ जाएगी। क्लियर हो रही है इतनी बात। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जब अपन ने R1 माइनस R2 करा था तो x माइनस वाई कॉमन आ गया था। पहले प्रॉपर्टी 6, फिर प्रॉपर्टी 4। अगेन मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, 6 प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, R2 माइनस R3। तो अब किसका नंबर आ रहा है, प्रॉपर्टी 4 का। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड। ठीक है, तो अगेन मैं 4th प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा और बोलूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ y माइनस जेड। कहाँ से, सेकेंड रो से। क्लियर है, तो x माइनस वाई तो कॉमन था ही, और y माइनस जेड क्या हुआ, और कॉमन आ गया आपके पास। तो यहाँ पे 0 माइनस जेड -1 कहाँ से कॉमन आ रहा है, R2 से। बाकी सब में कुछ नहीं करना है। यहाँ तो 0 है, तो 0 के पास y माइनस जेड नहीं है, तो इसके डिवाइड में जाएगा तो 0 ही आएगा। यहाँ y माइनस जेड कॉमन है तो -x, और यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और 1 xy और x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास क्या हो चुका है, जो C1 आपके पास कॉलम है उसमें 2 0 बन चुके हैं। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 प्रॉपर्टी लगानी। मैंने 4 प्रॉपर्टी लगा दी। पहले लगाई प्रॉपर्टी 6, फिर प्रॉपर्टी 4, फिर अगेन प्रॉपर्टी 6, फिर प्रॉपर्टी 4। 4 बार प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, और आंसर में 3 फैक्टर चाहिए थे, 2 फैक्टर मेरे पास आ चुके हैं इजीली। अब मैं क्या करता हूँ, उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता हूँ जिसमें ज़्यादा जीरोज़ है। जिसमें ज़्यादा जीरो है तो उससे कैलकुलेशन कम होगी। तो मैं किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा, C1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा। ठीक है, आंसर में अपने पास आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एज इट इज़ आ गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूँ डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 है, तो इसके आगे पीछे क्या आएगा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे फिर 0 है, तो यहाँ आगे पीछे क्या आएगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। रही बात किसकी, 1 की, तो 1 को अपन सबसे पहले देखेंगे 1 एलिमेंट कौन सा है। तो ये क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो 3 को 1 को मैंने क्या करा, ऐड करा, क्या बना 4। तो 1 के बाहर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। फिर 1 जिस रो या जिस कॉलम में आया है, 1 जिस रो या जिस कॉलम में आया है उसको छुपाना है, तो क्या आया, -z -1 -x -1।
छोटो डिटर्मिनेंट में क्या बना है, माइनस जेड माइनस वन और माइनस एक्स माइनस वन, क्लियर है। तो यहाँ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, फिर सारे जीरो जीरो जीरो। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करता हूँ। माइनस जेड को माइनस वन से करेंगे तो क्या आएगा जेड, और माइनस एक्स को माइनस वन से करेंगे, माइनस एक्स को माइनस वन से करेंगे तो प्लस का एक्स आएगा, और जब ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस और आता है अपने पास, तो क्या हो गया जेड माइनस एक्स। तो फाइनली आंसर आ चुका है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को वापस हटा के अप्लाई करके आपको बताया। क्लियर हो रही है बात। अब नेक्स्ट अपन क्लास में जो सिस्टमेटिक तरीके से जो 4.2 है उसको सॉल्व करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी प्रॉपर्टी 4th एंड प्रॉपर्टी 6, ठीक है। तो इससे आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, जितने आपसे सॉल्व हो जाए अच्छी बात है। और इन प्रॉपर्टीज़ की थ्योरी आपको क्वेश्चन में जो बुक है उसमें आपको दे रखी है, उससे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।